जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, O2 का उपयोग एनिमल द्वारा किया जाता है ताकि वो धीरे धीरे सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह को तोड़ सके और उनसे एनर्जी ले सके ताकि अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कर सके। अब देखिए साथ में CO2 भी तो निकल रही है और CO2 होती है हानिकारक। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये सभी तोड़फोड़ वाली प्रक्रिया के दौरान CO2 निकलती है। जितनी भी कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी वहाँ पर CO2 निकल गए। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए और लगातार चाहिए ताकि वो शरीर के कोनों कोनों में पहुँच सके। इसी प्रकार शरीर में जो CO2 बनती है उसे भी बाहर फेंकना जरूरी है। इस पूरे खेल को हम रेस्पिरेशन कहते हैं या ब्रीदिंग कहते हैं, या फिर इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो रेस्पिरेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब जरा आप अपने सीने पर हाथ रख कर देखो, ये ऊपर नीचे हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। लेकिन ये होता कैसे है? इसके लिए भाई हमारे पास कुछ खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बस इतना समझ लो कि सांस लेना कोई मामूली बात नहीं है। हमारे फेफड़े, डायाफ्राम और ना जाने कितनी मसल्स हैं दिन रात मेहनत करती हैं सांस लेने की प्रोसेस के लिए। तो बच्चों आज हम लोग NCERT के पेज नंबर 182, 183 और 184 देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मसल्स मेहनत कर रही हैं क्यों? क्योंकि हम जिंदा रहें और आराम से रेस्पिरेशन कर सकें। तो बेटा हम लोग सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को। अब भाई सांस लेने का तरीका भी एनिमल्स के बीच उनके रहने की जगह और उनके शरीर की बनावट पर डिपेंड करता है। यानी जो पानी में रहते हैं वो अलग तरीके से सांस लेंगे, जो ज़मीन पर रहते हैं उनका स्टाइल कुछ और होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी तकनीक से कौन रेस्पिरेशन करता है या कौन सांस लेता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोअर इनवर्टिब्रेट्स, वो एनिमल जो ज़रा नीचे कैटेगरी वाले हैं, जैसे स्पंज, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म। इनका तरीका सबसे डिफरेंट है, ये सबसे कूल है। इनका पूरा शरीर है, इनका सांस लेने की जो मशीन है, मतलब इनका पूरा शरीर एकदम वेंटिलेशन सिस्टम है। इनमें कोई फेफड़े वेफड़े या किसी खास ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। सीधा O2 अंदर और CO2 बाहर, सब हो जाता है अपने आप। इसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अब आते हैं मिट्टी में रेंगने वाले हमारे दोस्त, जिसको कहते हैं अर्थवॉर्म को। इनके पास भी अलग ही जुगाड़ है। ये अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल के जरिए सांस लेते हैं, ये मतलब अपनी नमी वाली स्किन के जरिए सांस लेते हैं। अगर इनकी ये स्किन सूख गई, क्यूटिकल सूख गई, तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये हमेशा मिट्टी में रहते हैं ताकि नमी बनी रहे। अब भाई कीड़े मकोड़े तो और भी होशियार होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो और होशियार हैं। इनके पास एक ट्रैकियल ट्यूब नाम की एक पूरी पाइपलाइन होती है जो एयर को बॉडी के अंदर ले जाती है। मतलब अपने घर में ही इनका वेंटिलेशन सिस्टम लगा रखा है। और पानी वाले एनिमल की बात करें तो ये तो बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि फिशेस है ना, केकड़े वगैरह देखे होंगे आपने, सीप वगैरह देखी हो। तो इनके पास होते हैं गिल्स, जिन्हें साइंटिफिक तरीके से बोले तो इनको बोल सकते हो आप ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहते हैं। गिल्स के जरिए ये पानी से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, और ये अपने गिल्स की बदौलत पानी में बड़े ही ठाठ से सांस लेते हैं। अब आती है जमीन वाले एनिमल्स की, मतलब ऐसे एनिमल जो ज़मीन पर रह रहे हैं, जैसे हम लोग, लॉयन, एलिफेंट। इनके पास क्या होते हैं? इनके पास लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, जिन्हें हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। इनके फेफड़े एक तरह से देखा जाए तो वैस्कुलराइज्ड वैग होते हैं, जो हवा को बॉडी में अंदर बाहर करते हैं। फेफड़ों को अपने यहाँ एकदम रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है। हर समय हवा और खून की सप्लाई जारी रहती है ताकि सांस लेने में कोई कमी ना हो। अगर हम लोग फिशेस की बात करें तो ये इनमें फेफड़ों वाला झंझट नहीं है। इनके पास एकदम शानदार गिल्स होते हैं, जिससे ये पानी में मज़े से रेस्पिरेशन करती है। कुछ और भी एनिमल्स हैं एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग। ये बहुत ही मतलब ब्रिलियंट होते हैं। ये फेफड़ों का भी यूज़ करते हैं और अपनी क्यूटिनेस रेस्पिरेशन का भी यूज़ करते हैं, मतलब अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब एक ही बॉडी से दो दो तरीके से सांस लेते हैं। ये बात तो कोई मेढक से ही सीख सकता है। तो भाई रेस्पिरेशन के तरीके में भी कुदरत ने इतनी डाइवर्सिटी डाल दी है कि हर किसी का अपना स्टाइल है और एक अपनी टेक्नोलॉजी है। कोई फेफड़ों से, कोई गिल्स से, कोई दोनों से, कोई सिर्फ बॉडी से ही रेस्पिरेशन कर रहा होता है। तो बच्चों फिर आज हम लोग देखने की बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, और यही आपका सिलेबस भी है।
जैसा कि मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, तो चलिए देखते हैं कि हमारे अंदर ये सांस लेने का पूरा तामझाम कैसे काम करता है। पहले तो हमारे पास एक जोड़ी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, देखिए बाहर है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, हमारी नाक, ठीक है। ये हमारे ऊपरी होठ के ऊपर खुलते, देखिए यहाँ से, यानी ये हैं हमारे ऑक्सीजन के दरवाजे, ठीक है। जैसे ही सांस लेते हैं, हवा पहले इन नथनों में जाती है, इन दरवाजों में जाती है, और ये हवा यहाँ से नॉस्ट्रिल से होकर एक नेजल चैम्बर में पहुँचती है, और ये नेजल चैम्बर हमारा फ्रेश एयर फिल्टर रूम है। यहाँ पर हवा को क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, ताकि हमारी नोज से जो डस्ट वगैरह है ना, या जो धूल वगैरह है वो हट जाए और सिर्फ प्योर हवा अंदर जाए। समझ लीजिए जैसे घर के बाहर डोरमेट रखा होता है ना गंदगी को रोकने के लिए, वैसे ही ये नाजल चैम्बर हमारी हवा को प्यूरिफाई करता है, क्लीन करता है। और इसके बाद ये क्या करता है, ये चैम्बर खुलता है हमारे फेरिंग्स रीजन में, हमारे गले में, ठीक है। ये फेरिंग्स रीजन होता है, ठीक है। ये बड़ा मल्टी टैलेंटेड है, क्यों? क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ हमारे एयर बल्कि यहाँ से खाना भी गुजरता है। हाँ भाई, ये डबल ड्यूटी वाला गेट है, फेरिंग्स है, डबल ड्यूटी वाला गेट है, खाना भी जाएगा और सांस भी जाएगी, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए रास्ते अलग अलग हैं। अब ये फेरिंग्स खुलता है हमारे लैरिंग्स में, जो आगे जाकर ट्रैकिया यानी बोलें तो जो एयर की जो मेन पाइपलाइन है उसमें बदल जाता है। और लैरिंग्स का काम सिर्फ हवा पहुँचाना ही नहीं, बल्कि हमारे जो गले का है ना, ये साउंड बॉक्स भी है। इसका दूसरा नाम है, आप बोल सकते हो उसको साउंड बॉक्स या आवाज़ का डिब्बा। इसमें कार्टिलेज की खास बनावट होती है, और जैसे ही हम बात करते हैं ये लैरिंग्स कांपने लगता है, वाइब्रेट करता है और आवाज़ निकलती है। इसलिए गले को ऐसा म्यूजिक एक इंस्ट्रूमेंट समझो जो बिना रुके दिन रात चालू रहता है। तो भाई ये था हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक मज़ेदार सफ़र। जब हम कोई चीज़ निगलते हैं, ठीक है, अंदर डालते हैं तो हम उसको निगलते हैं, निगलते समय एपिग्लॉटिस का काम, ट्रैकिया और ब्रोंकाई का सफ़र। तो अब भाई खाना निगलते वक्त हमारा शरीर बड़ा ही स्मार्ट बन जाता है। जब हम खाना निगलते हैं तो एक पतली लोचदार इलास्टिक कार्टिलेज वाली एक सीट होती है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये ग्लॉटिस यानी क्या है, लैरिंग्स का दरवाजा को कवर अप कर देती है। इससे क्या होता है, इससे ये पक्का हो जाता है कि खाना गलत नली में नहीं जाएगा, मतलब हवा की नली में नहीं जाएगा, मतलब लैरिंग्स में नहीं जाएगा, बल्कि सीधे पेट की ओर जाएगा। अगर ये एपिग्लॉटिस ना हो तो भाई साहब खाना गले में फंस जाएगा और सीधा खांसने की नौबत आ जाएगी, कई बार तो डेथ भी हो जाती है इससे। अब आते हैं हम लोग ट्रैकिया में। ट्रैकिया पर जो क्या है, एक सीधी पाइपलाइन जैसी एक ट्यूब है, ठीक है। इसे हम थोरेसिक कैविटी के बीच तक जाती है, थोरेसिक कैविटी के बीच तक जाती है, और 5वें थोरेसिक वर्टिब्रा के पास जाकर 2 रास्तों में ये बढ़ जाती है, ठीक है। एक राइट लंग्स तक और दूसरा लेफ्ट लंग तक। इसे ही राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई भी बड़ा ही टैलेंटेड है, आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। ये एक एक करके और कई सारी ब्रांचेस में बढ़ता चला जाता है, जिन्हें सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई कहते हैं। और ये टर्सरी ब्रोंकाई फिर ब्रोंकियोल्स में बदल जाता है, जो कि और भी पतले होते जाते हैं, और लास्ट में जाकर बहुत ही पतली टर्मिनल्स या ब्रोंकियोल्स बन जाती हैं। समझ लीजिए जैसे कोई आपके घर में नाली हो और उसकी नाली की पाइप को हर जगह काटते हुए पतला करते जाओगे ना, वैसे ही ये पूरा रिस्पिरेटरी पाइपलाइन डिवाइड होती जाती है। और अब ये ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के शुरुआती हिस्से में कुछ अधूरी कार्टिलेज रिंग्स लगी होती हैं। मतलब ये ऐसे रिंग्स हैं जो पूरी तरह गोल नहीं होते, सी शेप होते हैं। इनका काम होता है इन पाइप्स को थोड़ा स्ट्रक्चर देना, ताकि ये पाइप जैसे जो ये नलियां हैं ना, ये सांस के प्रेशर से कहीं चिपक ना जाएं और खुली रहें। आखिर में जब ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तो इनमें से बहुत ही पतले और अनइक्वल वॉल वाले और ब्लड से भरे हुए छोटे छोटे बैग्स जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। यही हैं हमारे ऑक्सीजन के गोदाम, जहां हमारे सांस में ली गई ऑक्सीजन खून में मिल जाती है, ब्लड में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो भाई ये है हमारा पूरा एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो बड़ी ही होशियारी से हवा को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ब्रीदिंग की मैकेनिज्म कैसे काम करती है। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा मेरे क्लास वाले वीडियो भी हैं जो थोड़े डिटेल में हैं, तो आप इसे वहाँ से भी देख सकते हो। ये बस बच्चों को NCERT लाइन बाय लाइन रिवाइज कराने का एक तरीका है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।